नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 1 अक्टूबर 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में स्वागत है। सैटरडे है दोस्तों, तो थोड़ा सा लेट है बट ठीक है, इसको शुरू करते हैं। आज एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। यूएस ने सैंक्शंस इंपोज कर दिए हैं एक इंडियन कंपनी के अगेंस्ट जो कि ईरानियन ऑयल को परचेज कर रही थी। ऐसा बताया यूएस ने कि चुपके से ही ईरानियन ऑयल को परचेज कर रही थी, क्रूड ऑयल को, उसको इंडिया के अंदर प्रोसेस कर रही थी और उसके बाद रेडीमेड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बना के उसको चाइना में बेच रही थी। तो ओवरऑल इस मोडस ऑपरेंडी को उजागर करते हुए यूएस ने इस पर्टिकुलर इंडियन कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगाए। इसको देखेंगे। फिर यूएनएससी में एक रेजोल्यूशन हुआ। ये जो रशिया ने 4 यूक्रेन के प्रोविंसेस को कब्जा लिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और ये आपका खेरसोन। तो ये जो 4 प्रोविंसेस रशिया ने कब्जाए हैं, इस एनेक्सेशन के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन आया। ऑब्वियसली बात है, रेजोल्यूशन को रशिया वीटो कर देगा, लेकिन उस रेजोल्यूशन की वोटिंग में इंडिया ने एब्सटेन किया। उसके साथ साथ 3 और कंट्रीज ने एब्सटेन किया। चाइना ने तो किया ही होगा। 2 और कौन सी एब्सटेन वाली कंट्री है उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, वैसे आगे मैं बता ही दूंगा। फिर नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में एफ्स्पा को 6 महीने से एक्सटेंड कर दिया गया। इसको देखेंगे। आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट से बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट रेपो रेट को बढ़ा दिया है और जो ग्रोथ आउटलुक है 2022-23 का, उसको 7% रखा है। इसको देखेंगे। और पुतिन ने अनाउंस कर दिया कि 4 यूक्रेनियन रीजन्स को हमने एनेक्स कर लिया है। क्रेमलिन में ग्रैंड भव्य सेरेमनी हुई और वहां पे अनाउंसमेंट किया गया। इसको देखेंगे। तो इतने तो करंट अफेयर्स के आर्टिकल है। एडिटोरियल की बात की जाए तो डेमोक्रेटाइजिंग टेलीकॉम सर्विसेज के लिए रिसेंटली टेलीकॉम बिल आया। उसकी यहां पे भर भर के बुराई की जा रही है। कौन कौन से पॉइंट से बुराई की जा रही है, इसको देखेंगे। एल्डरली केयर से रिलेटेड एक आर्टिकल है कि हमारे देश में कितने लोग बूढ़े होने वाले आगे समय पे, ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होगा इसको किस प्रकार से हैंडल करेंगे, हेल्थ केयर को कैसे इवॉल्व करेंगे, ये सब देखेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट की अबॉर्शन रूलिंग को लेकर एक छोटा सा आर्टिकल है, ये देखेंगे। और 36वें नेशनल गेम्स एक कम समय में गुजरात ने ऑर्गेनाइज किया, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये 4 एडिटोरियल के आर्टिकल्स डिस्कस करूंगा। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। एसेलेंट। एसेलेंट मतलब एक पर्सन जो कि दूसरे के ऊपर फिजिकली अटैक करता है। ये अटैक कभी कभी फैटल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि एसेलेंट का किस लेवल पे। एसेलेंट सिर्फ चोरी करने के लिए अटैक कर रहा है या मर्डर करने के लिए, मतलब जो फिजिकली एक दूसरे पर्सन के ऊपर अटैक करे, वो अटैक कितना डेंजरस है वो केस टू केस डिपेंड करता है। इसको आप बोलते हो एसेलेंट। चलिए, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। पहली न्यूज, इंडिया एब्सटेन्स ऑन यूएनएससी रेजोल्यूशन कंडेमनिंग रशिया रेफरेंडम इन यूक्रेन। यहां पे रुचिरा कंबोज जी नजर आ रही हैं, जो कि इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यूनाइटेड नेशंस में। अभी न्यूयॉर्क में बैठती हैं। कल की डेट में आप कह सकते हो वुमेन एम्पावरमेंट का बड़ा जीता जागता उदाहरण ये। जो भी फीमेल सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स है, कल की डेट में अगर आप आईएफएस बनते हो, एक सीनियर आईएफएस ऑफिसर जब आप बन जाओगे, आपकी अच्छी खासी सर्विस पीरियड हो जाएगा, तो एक बड़ी प्लम और प्राइम और प्लस पोस्टिंग होती है ये, कि आपको यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए, इंडिया का यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क की बिल्डिंग में। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ये बहुत हाई लेवल का डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है। ये आपकी सीआर में जुड़ता है। कल की डेट में आपके फॉरेन सेक्रेटरी बनने के चांस बढ़ जाते हैं और जो भी मॉनेटरी प्रिविलेजेस हैं वो तो हैं ही। आपको अच्छा घर, अच्छे पैसे, सब कुछ मिलता है। चलिए, तो एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन मूव किया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। किसके अगेंस्ट? ये जो सो कॉल्ड रेफरेंडम कंडक्ट करवाया था रशिया ने 4 प्रोविंसेस में, खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया, लुहांस्क और डोनेट्स्क में। एक्चुअली में न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, न्यूयॉर्क में जो यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वहां पे जनरल असेंबली भी है, सिक्योरिटी काउंसिल भी है। सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई और वोटिंग आप कह सकते हो, इस वोटिंग से कुछ घंटे पहले व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में अनाउंस कर दिया कि जो 4 इलाके हैं, प्रोविंसेस हैं, ये हम अपने में मिला रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जो यूएनएससी का रेजोल्यूशन था, इसको स्पॉन्सर किया था यूएस और अल्बानिया ने, लेकिन 15 मेंबर का काउंसिल पास नहीं कर पाया और वो वैसे भी पास नहीं कर पाएगा। 5 परमानेंट सिक्योरिटी मेंबर्स में से एक रशिया है और रशिया किसी भी डिसीजन को वीटो कर सकता है और रशिया ने यहां पे वीटो कर दिया। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा एक और जगह पे रेजोल्यूशन पास करा जाएगा अभी, और वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में किसी भी कंट्री के पास कोई वीटो पावर नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अगर रेजोल्यूशन रशिया के अगेंस्ट पास भी हो जाता है तो भी वो बाइंडिंग नहीं होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के डिसीजंस बाइंडिंग नहीं होते। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो वो बाइंडिंग हो जाता है, बट जनरल असेंबली में नहीं। इसलिए आप कह सकते हो कि ये 5 मेंबर्स का परमानेंट कंट्रीज जो है ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, वो बाकी पूरे यूएनजीए से स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि यूएनएससी में अगर किसी भी एक परमानेंट मेंबर ने उस पर्टिकुलर डिसीजन को वीटो कर दिया तो फिर प्रैक्टिकली उस डिसीजन को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अब
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस समय पे एक नॉन परमानेंट मेंबर है इंडिया। तो जब 15 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट ने वोटिंग डाली, तो 4 कंट्रीज ने एब्सटेन किया वोट करने से। इंडिया ने एब्सटेन किया, चाइना ने एब्सटेन किया, ब्राजील ने एब्सटेन किया और गैबोन ने एब्सटेन किया, मतलब वोट डाला ही नहीं। हमारी जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू द यूनाइटेड नेशंस, रुचिरा कंबोज जी, उन्होंने क्या बोला है कि भाई कीपिंग इन व्यू द टोटलिटी ऑफ द इवॉल्विंग सिचुएशन, हम यहाँ पे एब्सटेन कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात, हम थोड़ा बहुत यहाँ पे रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मिस कंबोज ने यहाँ पे रीट्रेड भी किया है। ओवरऑल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एससीओ की मीटिंग में रशिया के व्लादिमीर पुतिन को बोला था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, नेगोशिएट करिए, यही बात यहाँ पे रुचिरा कंबोज जी ने रिपीट कर दी है। और मोस्ट प्रॉब्ली रशिया को इंडिया के इस स्टैंड से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि इंडिया ओवरऑल दिखाने के लिए रशिया को अपोज कर रहा है। रशिया पीछे से जानता है कि इंडिया उनको सपोर्ट ही कर रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज इसलिए चिड़ी हुई हैं कि इंडिया रशिया के अगेंस्ट एक्शंस क्यों नहीं ले रहा, और हम क्यों रशिया के अगेंस्ट एक्शन लेंगे। हमें उनसे ऑयल इंपोर्ट करने हैं, हमें उनसे एनर्जी इंपोर्ट करनी है, हमें उनसे डिफेंस इंपोर्ट्स करने हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म में ऐसा बताया जा रहा है कि ग्लोबल ऑर्डर कुछ इस प्रकार से रीओरिएंट हो रहा है कि इंडिया रशिया के रिलेशंस आगे आने वाले समय में खराब हो सकते हैं। बट यहाँ पे इंडिया प्रॉपर तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहा है, रशिया के अगेंस्ट भी बोल रहा है और फिर भी उनके अगेंस्ट कोई एक्शन ले नहीं रहा है। तो ये सब ओवरऑल यहाँ पे होता हुआ नजर आया। रुचिरा कंबोज जी ने यहाँ पे ये भी बोला कि हम यूएन चार्टर की रिस्पेक्ट करते हैं, इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट करते हैं, जो कुछ भी होगा वो यूएन चार्टर और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से होना चाहिए। यूक्रेन रशिया वॉर में नेगोशिएशंस के बेसिस पे चीजों को रिजॉल्व करना चाहिए। फिर आगे चलते हैं जीएस पेपर 3, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। एस्पा एक्सटेंडेड नागालैंड अरुणाचल प्रदेश। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को कुछ अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के हिस्सों में 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया। मैं आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में ओवरऑल पूरे स्टेट में एस्पा लागू नहीं, कुछ जगहों पे लागू है, तो उन्हीं जगहों पे 6 महीने के लिए इसको एक्सटेंड किया गया। जैसे कि तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट्स, ये जो डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश की, यहाँ पे 6 महीने के लिए एस्पा एक्सटेंड कर दिया गया। फिर अरुणाचल प्रदेश और आसाम के बॉर्डर पे पड़ता है नामसाई और महादेव पुलिस स्टेशन। यहाँ की जो बाउंड्रीज इन पुलिस स्टेशन की, वहां पे एस्पा एक्सटेंड किया गया आसाम बॉर्डर पे, और इनको डिस्टर्ब्ड एरियाज बोला गया अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एस्पा एक्ट 1958, और 6 महीने के लिए यहाँ पे एस्पा एक्सटेंडेड रहेगा। उसके साथ साथ नागालैंड के अंदर 9 डिस्ट्रिक्ट्स में और 16 पुलिस स्टेशन इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पे आपका एस्पा इंप्लीमेंट किया गया है। इन इलाकों को भी डिस्टर्ब्ड एरिया बोला गया है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एस्पा एक्ट 1958। ये इलाके कौन कौन से हैं वो डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। हालांकि अगर आप नागालैंड से हैं या अरुणाचल प्रदेश से हैं तो पढ़िए, ओवरऑल जनरल स्टडीज के पर्सपेक्टिव से एग्जैक्टली इलाके याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, वैसे मैं बता दूं 1 अप्रैल 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आसाम, मणिपुर और नागालैंड के कुछ इलाकों से एस्पा हटा दिया था, लेकिन कुछ इलाके जहां पे अभी भी इंसर्जेंसी है वहां पे एस्पा लगा हुआ है। नागालैंड में एस्पा 1995 से लगा था, अप्रैल 2022 में कुछ इलाकों से हटा दिया गया। एस्पा में आर्म्ड फोर्सेस को और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकत मिल जाती है कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी गोली चला सकते हैं, कहीं पे भी बिना वारंट के सर्च कर सकते हैं, और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का लीगल सूट इनिशिएट नहीं होगा बिना केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार की परमिशन के। अब यहां पे एक और बात बता दूं, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में जब एस्पा लागू हुआ तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिस्टर्ब्ड एरिया का नोटिफिकेशन निकाला, लेकिन जब बात आएगी मणिपुर और आसाम में एस्पा एक्सटेंड करने की तो राज्य सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी। देखिए, एस्पा को किसी एक पर्टिकुलर इलाके में लागू करने की ताकत केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों के पास है। तो बेसिकली नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में एस्पा लागू किया था केंद्र की सरकार ने, इसलिए एक्सटेंड केंद्र की सरकार कर रही थी। मणिपुर और आसाम में लागू किया था राज्य की सरकार ने, तो अगर एक्सटेंशन होगा मणिपुर और आसाम में एस्पा का तो राज्य की सरकार एक्सटेंड करेगी। मेघालय भी 27 साल से एस्पा के अंदर था, बट 1 अप्रैल 2018 को मेघालय की राज्य सरकार ने एस्पा हटा दिया। त्रिपुरा ने अपने यहां से एस्पा 2015 में हटा दिया गया था, और मेघालय त्रिपुरा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंसर्जेंसी यहां पे फिर से शुरू ना हो जाए, क्योंकि अगर इंसर्जेंसी शुरू होती है तो फिर से एस्पा लगेगा। तो इन इलाकों में रहने वाले लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहां पे शांति और इंटरनल पीस बना रहे, क्योंकि अगर देश विरोधी गतिविधियां होंगी तो एस्पा सरकार को फिर से मजबूरी में लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, फिर आ जाते हैं जीएस पेपर 2, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज ओवर इंडियाज इंटरेस्ट। यूएस इंपोजेस सैंक्शंस अगेंस्ट इंडियन पेट्रोकेमिकल कंपनी फॉर क्लैंडस्टाइन आयरन ऑयल परचेजेस। तो क्या किया गया भैया,
In the first such move against oil shipments to India, US Treasury Department announced it has imposed sanctions against a Mumbai-based petrochemical company among several entities accused of selling Iranian petroleum products. ईरान से क्रूड ऑयल खरीदा, उसको प्रोसेस किया और उसको फिर बाहर के देशों में बेचा, इंक्लूडिंग चाइना। तो इंडिया की मुंबई बेस्ड कंपनी है तिबालजी। तिबालजी के ऊपर अमेरिका का इल्जाम है कि ये चुपचाप से ईरान से तेल खरीद रही है। अब सीधे सीधे तो ईरान से तेल इंडिया के अंदर आ नहीं सकता, तो वाया दुबई, वाया पाकिस्तान से भी खैर कुछ नहीं आ रहा है, तो वाया करके ईरान से ओवरऑल तेल पहुंच रहा है इंडिया के अंदर। इसको प्रोसेस किया जा रहा है और फिर इंटरनेशनल मार्केट में इससे बने पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को बेचा जा रहा है। और ये सैंक्शन इंडियन कंपनी के अगेंस्ट लगाए हैं यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने। अब देखिए क्या है कि जब 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने यूनिलैटरली JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन बिटवीन ईरान एंड P5+1 कंट्रीज को कैंसिल कर दिया था, उसके बाद इंडिया ने ओवरऑल यूनिलैटरल सैंक्शंस को मानने से मना कर दिया था। बट फिर भी जो ऑयल परचेजेस हम ईरान से करते थे वो बंद हो गए थे। इंडिया ने कहीं ना कहीं यूएस के सैंक्शंस को माना, ठीक है ना। लेकिन अब इंडिया के ऊपर यूएस के सैंक्शंस भारी पड़ रहे हैं। जब से यूक्रेन रशिया वॉर हुआ है, यूएस का प्रेशर है कि रशिया से तेल मत खरीदो। इंडिया का साफ साफ बोलना है कि अगर आप रशिया से तेल नहीं खरीदवा रहे हैं तो ईरान के और वेनेजुएला के तेल को मार्केट में प्रॉपर तरीके से आने दीजिए। यूएस को वहां पर भी प्रॉब्लम है, तो अब इंडिया को कहीं ना कहीं से तो तेल खरीदना ही है। और इंडिया को अब थोड़ा और बोल्ड होना भी जरूरी है। जब से $450 मिलियन का F-16 का असिस्टेंस पैकेज दिया है यूएस ने पाकिस्तान को, तब से इंडिया की आंखें खुलनी चाहिए कि यूएस के सारे डिसीजंस प्रो इंडिया हमेशा नहीं होंगे। तो हमें प्रो इंडिया कंट्रीज भी जुटानी है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जिसमें ईरान एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल पार्टनर हो सकता है। और ईरान तो खुल के इंडिया को बोल रहा है कि आइए ईरानियन ऑयल खरीदिए, यूएस के प्रेशर के अंदर मत आइए। समझ गए। तो अभी के लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स ने एक इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंपनीज को सैंक्शन किया। इसमें बहुत सारी कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगाए गए, जिसमें इंडिया की भी एक कंपनी है तिबालजी। ठीक है भाई। इंडिया की कंपनी के ऊपर इल्जाम है कि ट्रिलियंस नाम की एक ईरानियन पेट्रोलियम केमिकल कंपनी है, फिर एक ईरान केमिकल इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड मिडिल ईस्ट किमाया पार्ट्स कंपनी, ये सब कहीं ना कहीं ईरानियन तेल की ट्रेडिंग करती है। इनके ऊपर यूएस सैंक्शंस लगे हुए हैं, और अगर इन कंपनी से इंडिया तेल खरीदेगा तो इंडिया की कंपनीज के ऊपर भी हम सैंक्शन लगाएंगे। हालांकि ये सैंक्शंस इंडिया की कंपनी के ऊपर तब नहीं लगेंगे अगर ईरान JCPOA साइन कर लेता है, जो कि अभी के लिए साइन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ठीक है। ईरान और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी IAEA के ऑफिसर्स ने फिर से वीएम में बात की। IAEA से निगोशिएशन चल रहा है ईरान की न्यूक्लियर वेपन्स को लेके, ठीक है ना। ईरान के ऊपर प्रेशर है कि वो एक एग्रीमेंट साइन करे जिससे फिर से वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को रोक सके, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान इस बार अपने स्टैंड पे टिका हुआ है। ईरान कुछ एश्योरेंसेस चाहता है अमेरिका से कि आगे कोई भी तुम्हारा प्रेसिडेंट इस पर्टिकुलर डील को नलीफाई नहीं करेगा। ओवरऑल हमने जितना न्यूक्लियर इन्रिचमेंट कर लिया उसको हम अपने पास रखेंगे। बहुत सारी शर्तें यहाँ पे ईरान लगा रहा है। हाँ, वो शर्तें यूएस मान नहीं पा रहा है, तो कुल मिला के JCPOA साइन नहीं हो पा रहा है। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए और इन सैंक्शंस के चलते इंडिया भी ऑयल की ट्रेडिंग ईरान से कर नहीं पा रहा। अभी रिसेंटली देखिए क्या हुआ। ग्लोबसेक 2022, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्ट्रेटजिक कॉन्फ्रेंस ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ न्यू डिवाइडेड वर्ल्ड, ये ब्रातिस्लावा में हुआ। जयशंकर साहब ने ओपनली बोला यूएस और यूरोप से कि अगर आप चाहते हो कि रशियन तेल हम ना खरीदें तो ईरान और वेनेजुएला के तेल को आप लेके आइए, इन दो इकोनॉमीज के ऊपर से सैंक्शन हटाइए। बट वो सैंक्शन भी नहीं हटे जा रहे। ईरान का पेट्रोलियम आउटपुट इस समय पे $1 बिलियन बैरल्स है पर डे। ओके, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। चाइना बड़ी तादाद में ईरान से तेल खरीद रहा है, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा यूएस से। 2019 में जब सैंक्शंस लगे थे उससे पहले चाइना के बाद अगर ईरानियन तेल का सबसे बड़ा खरीदार कोई था तो वो इंडिया था। इनफैक्ट ईरान की तरफ से तो ये भी प्रपोजल निकल के आ रहा है कि एक रूपी रियाल ट्रेड मैकेनिज्म शुरू कर देते हैं। मतलब इंडिया जो भी तेल खरीदेगा ईरान से उसकी पेमेंट इंडिया रूपी में भी कर सकता है, इंडियन रुपीज में। और ओवरऑल हम ईरान से अगर कोई चीज खरीदेंगे, मतलब ईरान हमसे कोई चीज खरीदेगा तो वो रियाल में पेमेंट कर सकता है। जैसे रूपी रूबल मैकेनिज्म शुरू हुआ है ना इंडिया रशिया के बीच में, उसी प्रकार से रूपी रियाल मैकेनिज्म शुरू करवाने की कोशिश कर रहा है ईरान इंडिया के साथ। 2020-21 में इंडिया ईरान का ट्रेड था $2.1 बिलियन, 56% गिर गया है पिछले साल से, 2019-20 से। उसका एक रीजन है पैंडेमिक और एक रीजन ये जो सैंक्शंस लगाए गए थे यूएस के द्वारा, ये भी है। लेकिन आगे आने वाले समय में कोशिश की जा रही है कि इंडिया और ईरान का बायलैटरल ट्रेड बढ़ाया जाए, लेकिन फुल पोटेंशियल तब तक नहीं मीट हो सकता जब तक यूएस के सैंक्शंस लगे हुए हैं। यहाँ पे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है कि 2009-10 और 2020-21 में कौन ईरान
कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करती थी इंडिया को इस समय पे? अगर आप देखिए 2021-22 का डाटा बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री अगर कोई है इंडिया को तो वो है इराक। दूसरे नंबर पे आती है आपकी सऊदी अरेबिया। तीसरे नंबर पे आता है आपका यूएई। चौथे नंबर पे आता है यूएसए। ये कुछ फिगर्स हैं जिनको याद रखिएगा। फिर अगली न्यूज जीएस पेपर थी इंडियन इकोनॉमी। आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट से अपने रेपो रेट को बढ़ा दिया। पिछले एक साल तक आरबीआई को क्रिटिसाइज किया गया कि आप अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस रख के बैठे हैं। एक साल नहीं 2 साल बोलना चाहिए। 2020 जब से पैंडेमिक फैला है तब से आरबीआई का स्टांस अकोमोडेटिव था। सारे इकोनॉमिस्ट वार्न कर रहे थे कि इस अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस के चलते इन्फ्लेशन बहुत बढ़ सकता है, और अब इन्फ्लेशन बढ़ा है। अब इन्फ्लेशन मतलब कंट्रोल के बाहर जा रहा है। तो अब आरबीआई भी एक्टिव हो गई है। रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मीटिंग हुई 30 सितंबर को, और रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.5% से बढ़ा दिया गया। अब रेपो रेट हो गया है 5.9%। मतलब रेपो रेट मतलब वो रेट जिस रेट पे आरबीआई शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को पैसा उधार पे देंगी। अब अगर आरबीआई शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को 5.9% पैसा उधार पे दे रही है तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक ऑब्वियस सी बात है ज्यादा पे बेचेगा। पहले आरबीआई यही पैसा 4% पे दे रही थी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को, तो आगे इंटरेस्ट रेट कम थे, 7-7.5% के लगभग थे। अब 5.9% पे दे रही है तो आगे इंटरेस्ट रेट जिसपे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक लोन बांटेगा लोगों को वो आराम से 9 से 9.5% होगा। तो रेपो रेट के बढ़ने की वजह से लोगों को जिस रेट पे बैंकों से लोन मिलता है वो भी बढ़ जाता है यहां पर। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक तो ये बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो 7.2% से कम करके 7% हो जाएंगी। जो ग्रोथ होगी सेकेंड क्वार्टर की 2022-23 में, सेकेंड क्वार्टर कब आएगा तो पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून, दूसरा जुलाई अगस्त सितंबर, तो 6.3% इन जुलाई अगस्त सितंबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए 4.6%, जनवरी फरवरी मार्च 2023 के लिए 4.6%, और अगले फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर के लिए 7.2%। मतलब अप्रैल मई जून 2023 के लिए जो आपकी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है वो है 7.2%। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अभी रिपोर्ट दे दी। अब ये तो हो गए ग्रोथ के पैरामीटर्स जीडीपी के। यहां पे इन्फ्लेशन के क्या पैरामीटर दिए जा रहे हैं? तो 2022-23 के लिए जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रही है आरबीआई वो होगा 6.7%। 4 ± 2 के ब्रैकेट में अपर लिमिट है 6, इसको बड़े आराम से क्रॉस कर रहा है इन्फ्लेशन। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक फेल्योर है। सेकेंड क्वार्टर मतलब जुलाई अगस्त सितंबर में जो इन्फ्लेशन होगा 2022 में 7.8% होगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो इन्फ्लेशन होगा 2022 में 6.5% होगा। फिर जनवरी फरवरी मार्च 2023 में जो इन्फ्लेशन होगा वो 5.8% होगा चौथा क्वार्टर। और 2023-24 का पहला क्वार्टर मतलब कि अप्रैल मई जून 2023 इसमें जो इन्फ्लेशन होगा वो 5% होगा। मतलब इन्फ्लेशन जाके हमारी डिफाइंड लिमिट में कब आएगा? फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2022-23 फाइनेंशियल ईयर, मतलब जनवरी फरवरी मार्च 2023 में। मतलब अभी भी प्रोजेक्शंस के हिसाब से जो अलाउड लिमिट है इन्फ्लेशन की उसमें भी इन्फ्लेशन को आने में कम से कम मान के चल लीजिए 7 से 8 महीने लगेंगे, और वो भी उस समय पे आएगा नहीं आएगा उस समय की ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस बताएंगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता साहब का क्या बोलना है कि भैया परसिस्टेंस ऑफ हाई इन्फ्लेशन के चलते हमें मॉनेटरी अकोमोडेशन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ओवरऑल हम रेपो रेट यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। जब रेपो रेट बढ़ेगा ऑब्वियसली बात है लोन महंगे होंगे, लोग ज़्यादा लोन उठाएंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं जो करेंसी का फ्लो है, जो इकोनॉमी हीटअप हो रखी है वो हीटिंग अप थोड़ा कम होगा, इन्फ्लेशन थोड़ा काबू में आ सकता है। फिर शक्तिकांता दास साहब ने कहा कि दुनिया के सामने 2 मेजर शॉक्स हैं, कोविड-19 और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। इन दोनों से बचना जरूरी है। एक और बड़ी प्रॉब्लम यहां पे शक्तिकांता दास साहब के हिसाब से यह है कि भैया एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस ले रही हैं दुनिया भर की सेंट्रल बैंक। एडवांस इकोनॉमी की सेंट्रल बैंक जैसे कि यूएस, यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं उनकी सेंट्रल बैंक बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल डिसीजन ले रही है। स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल डिसीजन मतलब कि पहले यूएस की फेडरल रिजर्व बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे मार्केट में पैसा घुमा रही थी। अब ओवरऑल जो यूएस की फेडरल रिजर्व है उसने इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, तो बहुत सारे लोग ओवरऑल फेडरल रिजर्व से पैसा उठा नहीं रहे। समझ लो, फेडरल रिजर्व से वो पैसा नहीं उठा रहे हैं। तो चूंकि वो फेडरल रिजर्व से पैसा नहीं उठा रहे हैं तो मार्केट में पैसों की कमी हो गई है। चूंकि मार्केट में पैसों की कमी हो गई है तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ओवरऑल पहले यूएस के फेडरल रिजर्व से पैसा उठा के इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया जा रहा था, अब इंडिया के अंदर पैसा आ नहीं रहा। इंडिया के अंदर चूंकि पैसा आना कम हो रहा है
तो इंडिया की लोकल करेंसी के ऊपर प्रेशर आ रहा है। पहले क्या था कि फॉरेन का पैसा, जब आपके फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा होते हैं ना, तो आपके इंडियन रुपये की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे कि फेडरल रिजर्व से कोई पैसा उधार ला के इंडियन इकोनॉमी में लगा दे, तो वो यूएस डॉलर लाएगा, वो यूएस डॉलर इंडियन इकोनॉमी में पंप करेगा, तो उसके बदले रुपये की वैल्यू बढ़ेगी, तो रुपये का एप्रिसिएशन होगा। अब जितना भी यूएस डॉलर इंडिया के अंदर आया था वो देश के बाहर निकल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है रुपये की डिमांड घट रही है, इसलिए रुपये डेप्रिशिएट कर रहा है, और उसका एक इंपैक्ट इन्फ्लेशन, महंगाई पे भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों के ऊपर से निकल गया होगा जो भी बात मैंने यहाँ पे बोली है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो मेरी रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है उसको देखिए, वहां पे चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगी। वहां पे डिटेल में मैंने इकोनॉमिक कंसेप्ट आपको समझा रखे हैं। फिर शक्तिकांत दास साहब ने और भी बहुत सारी बातें बोली कि भाई जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो नए स्टॉर्म के बीच में, फाइनेंशियल मार्केट्स दुनिया भर में नर्वसनेस है, रियल इकोनॉमी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो इंडिया में भी देखने को मिलेंगी। फिर ये पॉइंट तो आपने कई बार सुनी रखा होगा कि इंडिया की करेंसी डीवैल्यू कर रही है, लेकिन इंडिया की करेंसी बाकी करेंसीज के रेट के हिसाब से कम डीवैल्यू कर रही है। जितना डेप्रिसिएशन जापानीज येन का हो रहा है, यूरो का हुआ है यूएसडी के कंपैरिजन में, उतना इंडिया की करेंसी का नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एग्जिस्टेंस कैसे आया? आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर 2016 में एक अमेंडमेंट किया गया। 2016 से पहले आरबीआई का गवर्नर आरबीआई का खुदा हुआ करता था। मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स आरबीआई गवर्नर सिंगल हैंडेडली चुनता था। लेकिन 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट किए गए और एक सेक्शन 45Z भी यहां पे इंक्लूड किया गया, जिसने एक 6 मेंबर की एमपीसी बना दी, जिसका फुल फॉर्म है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पॉलिसी रेट्स डिसाइड करती है, कितना रेपो रेट होगा, नहीं होगा, कितना बेंचमार्क बैंक रेट होगा, ओवरऑल स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर रेट्स क्या होंगे, कैश रिजर्व रेशियो कितना होगा, ये सब हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है। सेक्शन 45ZB ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 मेंबर्स होंगे, ऐसा बोलना मतलब सेक्शन 45ZB ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से एमपीसी के 6 मेंबर्स होंगे। आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स, अगर पीछे से अगर आपको कुछ आवाज़ आ रही हो, रिसेंटली नवरात्रि है, आपको पता है, तो नवरात्रि के सेलिब्रेशंस हर जगह पे हो रहे हैं। तो मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ पे भी पंडाल लगा हुआ दुर्गा माँ का, तो इसी चक्कर में अगर आप थोड़ी सी पीछे से आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ बियर विद मी। तो 6 मेंबर्स कौन से हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के? तो आरबीआई गवर्नर है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, डेप्यूटी गवर्नर है इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन आरबीआई, ये भी इसके मेंबर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई एक ऑफिसर जिसको नॉमिनेट करेगा वो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेंबर होगा। 3 मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हीं मेंबर्स को अपॉइंट करेगी जो पर्सन्स ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग है, जिनको नॉलेज है, एक्सपीरियंस इकोनॉमिक्स के फील्ड में, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, फाइनेंस की फील्ड में। तो भाई एक बड़े ही ग्रैंड सेलिब्रेशन ने प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया कि 4 टेरिटरीज ऑफ यूक्रेन को ओवरऑल रशिया में एनेक्स कर लिया गया, और साफ साफ यूक्रेन को कॉल दी है व्लादिमीर पुतिन ने कि आओ बातचीत करो, अपनी आर्मी से बोलो शांत करें और इस जंग को यहां पे खत्म करते हैं। 7 महीने हो चुके हैं जंग को, अब बंद करो। तो लैविश सेरेमनी हुई क्रेमलिन में। पोस्ट सोवियत हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है ये। एक तो यूक्रेन का जो साउदर्न रीजन है ज़ैपोरिज़िया, वहां पे एक शेलिंग हुई, 25 लोग उसमें मारे गए, सिविलियंस थोक के भाव मरे हैं यूक्रेन के इस वॉर के अंदर। पुतिन ने 15% इलाका यूक्रेन का कब्जा लिया है, और अब रशिया ऑफिशियली पुतिन के अंदर क्या बोल रहा है कि चलो अब वॉर खत्म करते हैं, तुम्हारी जमीन हमने कब्जा ली है, नेगोशिएट कर दो अपने सरेंडर को, ये जमीन तो अब हमारी हो गई है, अब इस जमीन को किसी ने वापस छीनने की कोशिश की तो हम न्यूक्लियर वॉर कर देंगे, अब बंद कर देते हैं। तो यहां पे आपको नजर आ रहा है लुहांस्क प्रोविंस, नीचे डोनेट्स्क प्रोविंस, उसके नीचे ज़ैपोरिज़िया प्रोविंस, उसके नीचे खेरसोन। अच्छा, इसमें से पूरा इलाका भी जितना भी आपको ऑरेंज दिख रहा है ये सब रशिया के पास नहीं है। थोड़ा बहुत इलाका, जैसे यहां पे हल्का फुल्का इलाका, यहां पे हल्का फुल्का इलाका, ये अभी भी यूक्रेन के पास है। यूक्रेन लगातार लड़ रहा है इन प्रोविंसेस को वापस लेने के लिए, समझ गए। मैं आपको बता दूं, पहले कुछ इलाका था, पहले मान के चल लो इतना लगभग इलाका था, ये वाला इलाका जो कि रशियन रेबल्स के पास था। फिर रशियन रेबल्स ने रशियन आर्मी के साथ मिलकर ये पूरा लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन का इलाका कब्जा लिया। अब आप बोलोगे इससे रशिया को फायदा क्या हुआ? एक तो इन इलाकों के जितने भी मिनरल रिसोर्सेज थे वो चले गए रशिया के पास। दूसरा, रशिया के पास क्रीमियन पेनिनसुला का एक लैंड बॉर्डर मिल गया। पहले क्या था कि खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया दोनों यूक्रेन के पास था, तो अगर रशिया को क्रीमिया पहुंचना है, क्रीमिया को 2014 में कब्जा लिया था रशिया ने, तो समुद्र के थ्रू आना पड़ेगा, कोई लैंड कॉरिडोर नहीं था। अब क्रीमिया तक रशिया को एक लैंड कॉरिडोर मिल गया है, समझ गए। तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यहां पे सीना ठोक के क्या बोल रहे हैं कि भाई जो इस पर्टिकुलर इलाके के लोग हैं, 4 इलाकों के, लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया,
ये अब रशिया के सिटीजन बन चुके हैं, ये इलाका अब रशिया का हो चुका है, ये इलाका कभी भी रशिया से बाहर नहीं निकलेगा। जल्दी इस इलाके में न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय कर दिया जाएगा और अगर कोई भी अटैक करता है तो हम न्यूक्लियर वेपन से रिस्पॉन्ड करेंगे। यूक्रेन ने इस इलाके को सरेंडर करने से मना कर दिया, यूक्रेन लगातार लड़ेगा। यूएस भी इस पर्टिकुलर एनेक्सेशन को नहीं मान रहा है। इस चीज के लिए अभी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन लाया गया, रशिया ने वीटो कर दिया और यूएनजीओ में भी रेजोल्यूशन लाया जाएगा। अगर आप क्रीमिया को मिला लो और बाकी खेरसोन, ज़ेपोरिजिया, डोनेट्स, लुहांस्क, इन 4 प्रोविंसेस को मिला लो तो क्रीमिया प्लस ये 4 प्रोविंसेस बन जाता है 20% यूक्रेन। रशिया ऑलमोस्ट 20% यूक्रेन यहां पे कब्जा चुका है और इलीगल रेफरेंडम के थ्रू उसको ये बोल चुका है कि ये हमारा है। जबकि इन इलाकों से भागे हुए जो लोग यूक्रेन में गए हैं वो जाके बोल रहे हैं कि भाई रेफरेंडम कुछ इस प्रकार से हुआ है कि रशियंस सोल्जर एक बंदूक लेके घर के बाहर आता है बैलेट बॉक्स लेके और एक आदमी से बोलता है कि वोट डालो। अब ऑब्वियसली बात है वो आदमी रशिया के फेवर में ही वोट डालेगा, क्योंकि यूक्रेन के फेवर में वोट डालता है तो सामने बंदा रशियन सोल्जर बंदूक लेके खड़ा है। तो इस प्रकार से रेफरेंडम कराया गया और इस रेफरेंडम की ऐसे रेफरेंडम की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं हो सकती, ये बोल रहा है यूक्रेन और यूएस। तो ये है। अब लेट्स सी यूक्रेन यहां पे कितने लंबे समय तक लड़ाई करता है। यूक्रेन अपनी जंग रोकने वाला नहीं है और रशिया ऊपर नीली धमकी दे रहा है न्यूक्लियर वॉर की। तो भैया ये बड़ा कैटास्ट्रॉफ हमारे सामने आके खड़ा है। लेट्स सी क्या होता। फिर अगला डेली एडिटोरियल डिस्कशन। पहला आर्टिकल अनुष्का जैन जी और तेजस्वी पंजियार जी ने लिखा है। अनुष्का जैन एसोसिएट पॉलिसी काउंसिल है इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन में और तेजस्वी पंजियार एसोसिएट पॉलिसी काउंसिल है, ये भी इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन में। ये टेलीकॉम सर्विसेज को डेमोक्रेटाइज करने की बात कर रही है। एक्चुअली में जो इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 निकाला है सरकार ने, जिसको 21 सितंबर 2022 को पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रिलीज किया गया पब्लिक डोमेन में, इसकी भर भर के बुरी तरीके से बुराई की जा रही है। ये ओवरऑल बिल सरकार क्या बोलती है कि इंडिया की सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा, ये दोनों क्या बोलती है कि इंडिया की सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बर्बाद कर देगा ये बिल। कैसे? देखिए, एक कंसल्टेशन पेपर आया था, नीड फॉर अ न्यू लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग टेलीकम्युनिकेशन इन इंडिया, इसके बाद ये टेलीकॉम बिल आया। ठीक है, इस टेलीकॉम बिल में अंग्रेजी सरकार को जैसी कुछ चीजें, मतलब कोलोनियल माइंडसेट है, पिछली शताब्दी का कोलोनियल माइंडसेट है इस टेलीकॉम कम्युनिकेशन बिल में, मॉडर्निटी नहीं है। जो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म यहां पे होने चाहिए थे वो यहां पे नहीं हुए। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को डेमोक्रेटाइज करना चाहिए था बट उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया है। एक प्रकार का डिक्टेटोरियल रिजीम यहां पे लाया जा रहा है सरकार के द्वारा एक नई लाइसेंसिंग रिजीम के थ्रू। अब भैया ये तो बड़ी भयंकर बुराई कर रही हैं ऑथर यहां पे इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल की। कौन से बेसिस पे कर रही हैं तो समझते हैं। देखिए, इस नए टेलीकॉम बिल में जो रेगुलेशंस है उनको स्ट्रिक्ट कर दिया गया और पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज चलाने के लिए अब टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर्स को लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की डेफिनेशन को यहां पे एक्सपेंड किया गया है। क्लॉज 2 सब क्लॉज 21 ऑफ द टेलीकॉम बिल में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की डेफिनेशन लिखी हुई है और उस डेफिनेशन में अब एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया जैसी कंपनीज भी नहीं, व्हाट्सएप, एप्पल वॉच, जिट्सी जैसे आप कह लो ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाएंगे। मतलब व्हाट्सएप को भी यहां पे अब एक टेलीकम्युनिकेशन सर्विस बताया जा रहा है। और इंडिया के अंदर अगर व्हाट्सएप को रेगुलेट मतलब चलना है तो जिस प्रकार से एयरटेल लाइसेंस लेगा टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज चलाने के लिए, उसी प्रकार से व्हाट्सएप कंपनी को भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये व्हाट्सएप को आप एक प्रकार की ओटीटी सर्विस बोल सकते हो, एक ऐसी सर्विस जिसको चलाने के लिए एक ऐप और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज अलग चीज होती है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में बहुत सारे टावर लगाने हैं, आपको मोबाइल के सिग्नल देने, उसके साथ इंटरनेट देना है, बहुत सारी सर्विसेज आते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों आ जाते हैं। व्हाट्सएप जैसी चीजों में ओवरऑल अगर आप देखो तो क्लाउड बेस्ड सर्विस चाहिए, ऐप चाहिए। व्हाट्सएप और एप्पल जैसे आप कह लो ये जो ऑनलाइन सर्विसेज है ना, इनको भी यहां पे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में डिफाइन किया जा रहा है। तो अब इन पर्टिकुलर कंपनीज को भी ओवरऑल एक लाइसेंस लेना पड़ेगा इंडिया के अंदर ऑपरेट करने के लिए। इस बात को यहां पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ओटीटी सर्विसेज को लाइसेंस की क्या जरूरत है, ऑथर यहां पे बोल रहा है। ओटीटी सर्विसेज को अगर आप लाइसेंसिंग करोगे तो जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये ओवरऑल इंडिपेंडेंट तरीके से इंडिया के अंदर ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे। अभी के लिए क्या है कि जितनी भी सोशल मीडिया सर्विसेज है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, वीडियो कॉलिंग की सर्विसेज है, ये इनोवेशन के बेसिस पे काम करती हैं और वो इनोवेशन इमीडिएट बेसिस पे, रियल टाइम बेसिस पे इम्बाइब कर लिया जाता है। अब अगर ये सर्विसेज लाइसेंसेस के अंदर आ जाएंगी तो हर इनोवेशन को लाने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी।
कॉम्प्लायंस बढ़ेगा, लीगल कॉस्ट बढ़ेगी, इनोवेशन के ऊपर इफेक्ट आएगा और साथ साथ ओवरऑल अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा सरकार का। व्हाट्सएप में एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, E2EE है, वो E2EE के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेगी सरकार। 14 सितंबर 2020 को ट्राई ने, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ रिकमेंडेशंस निकाली थी OTT रेगुलेशन को लेकर, जिसमें बोला गया था कि यूजर चॉइस को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, डिजिटल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के पास कुछ अधिकार होने चाहिए, इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विसेज जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे अनड्यू रेगुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये ट्राई ने बोला था, लेकिन ट्राई की इन रिकमेंडेशंस को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने नहीं माना। क्लॉज 46 ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 के अंदर लाइसेंसेस इशू करने की बात की गई है और ट्राई की जो रिकमेंडेशन आती थी DOT को, उसकी इंपॉर्टेंस को यहां पे कम कर दिया गया। DOT मतलब डाटा ऑफ, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। प्लस नए टेलीकम्युनिकेशन बिल में एक और चीज पे फोकस मारा जा रहा है, डाटा लोकलाइजेशन। डाटा लोकलाइजेशन मतलब व्हाट्सएप, गूगल, जीमेल, इंस्टाग्राम, ये सब इंडिया के अंदर ऑपरेट करते हैं, एप्पल की क्लाउड सर्विसेज। अब क्या है कि ओवरऑल व्हाट्सएप में जो भी आपने फोटोज वगैरह, वीडियोस वगैरह अपने दोस्तों को भेजी, आपका डाटा इंडिया के सर्वर में सेव नहीं है, यूरोप या US के किसी व्हाट्सएप के सर्वर में सेव होगा। तो इंडिया के यूजर से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं, उसका जो भी डाटा है वो उन सर्वर्स में स्टोर करिए जो कि फिजिकली इंडिया के अंदर लोकेटेड है। कुछ ऐसा भी बोलता है इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल। तो अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि अगर ये क्लाउड सर्वर्स इंडिया के अंदर आ जाते हैं तो अंडर क्लॉज 24 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज A ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन बिल एंड टू एंड इंक्रिप्शन के लिए डेथ नेल होगा। एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या है कि मान लीजिए मैं हर्षित द्विवेदी अपने किसी दोस्त राहुल जैन के साथ बातचीत करता हूं। अब मैंने राहुल जैन को एक मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे, राहुल जैन ने उस मैसेज को पढ़ा, ठीक है ना, या फिर मैंने व्हाट्सएप पे कॉल किया राहुल जैन को, हमारी बात हुई व्हाट्सएप कॉलिंग पे। अब ये जो बातचीत हो रही है मैसेज और कॉलिंग के थ्रू, या तो मैं पढ़ सकता हूं, सुन सकता हूं, या राहुल जैन सुन सकता है, तीसरी पार्टी नहीं आएगी यहां पे। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, नो थर्ड पार्टी आप कह लो हमारी बातचीत को सुन सकती है। लेकिन अगर ये इंडियन कम्युनिकेशन बिल 2022 इसी फॉर्म में पास हो जाता है तो व्हाट्सएप के ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन आ जाएगा कि पहली बात तो इंडियन यूजर्स का डाटा तुम इंडिया के अंदर स्टोर करो, और जो भी यहां पे बातचीत हुई है वो जब भी सरकार मांगे आपको देनी पड़ेगी। जो भी मैसेजेस इंटरवेयर हुए हैं, मतलब इंटरचेंज हुए हैं, वो जब सरकार मांगेगी आपको देने पड़ेंगे। समझ गए? मतलब इंटरसेप्शन और सर्विलांस की ताकत सरकार की बढ़ जाएगी। ये इंटरसेप्शन और सर्विलांस की ताकत सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के हिसाब से पहले ही सरकार के पास थी, लेकिन ये टेलीग्राफिक सर्विलेंस की बात हो रही थी। आज की डेट में हर चीज ओवर द टॉप कम्युनिकेशन में चली गई है। व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इस प्रकार के मीडियम्स और सोशल मीडिया एप्स के थ्रू लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं। और अगर ये एप्स पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में आ जाते हैं तो पर्सनल प्राइवेसी जैसी कोई चीज रह नहीं जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के जो भी गाइडलाइंस है उनका वायलेशन होगा। किस प्रकार से वायलेशन होगा तो मैं बताता हूं। राइट टू प्राइवेसी का डिसीजन दिया था 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने। उस पर्टिकुलर केस का नाम क्या था नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। 2017 में सुप्रीम कोर्ट का राइट टू प्राइवेसी डिसीजन आया था। केस का नाम क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, पहले कई बार बता चुका हूं। उसके साथ साथ जस्टिस ब्रियन श्री कृष्णा की कमिटी रिपोर्ट आई थी डाटा प्रोटेक्शन को लेकर 2018 में। इन सब में एग्जिस्टिंग सर्विलेंस फ्रेमवर्क को रिफॉर्म करने की जरूरत थी। जो एक्सेसिव तरीके से सरकार के पास ताकत थी लोगों की प्राइवेसी को ब्रीच करने की, सर्विलेंस करने की, इस ताकत को कम करने की बात करी थी इस कमेटी ने और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ने। लेकिन यहां तो उल्टा ही हो रहा है। ये जो नया टेलीकम्युनिकेशन बिल है, इसके क्लॉज 24 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज B को अगर आप देखोगे तो भैया इंटरनेट शटडाउन की ताकत दे दी गई है सरकार को। डाटा ब्रीच और सर्वेलेंस की ताकत है यहां पे इनडायरेक्टली सरकार को। एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया कंपनी को अपने क्लाउड सर्वर्स को इंडिया के अंदर रखना पड़ेगा तो सब कुछ भारत सरकार के एम्बेड के अंदर आ जाएगा। भारत सरकार कभी भी किसी भी यूजर का प्राइवेट सोशल मीडिया का डाटा निकलवा सकती है। एंड दिस इज नॉट इन फेवर ऑफ राइट टू फ्रीडम एज सेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन दिस 2017 जजमेंट। प्लस ये जो इंटरनेट शटडाउन की ताकत मिल रही है अंडर क्लॉज 24 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज B ऑफ द टेलीकॉम बिल, इससे फंडामेंटल राइट ऑफ फ्री सिटीजन्स तो वॉयलेट होता ही है सिटीजन्स का, इससे भैया इकोनॉमिक नुकसान ही बहुत होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 35 से और 370 को हटने के बाद कश्मीर में जब इंटरनेट शटडाउन हुआ था तो लोगों के फ्री सिटीजन्स तो वॉयलेट हुए ही थे। लोगों को आप कह लो एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी, ऑनलाइन हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल पा रही थी, और धंधे पानी का भी बहुत नुकसान हुआ, बिजनेसेस का बहुत नुकसान हुआ।
तो इंटरनेट शटडाउन से फंडामेंटल टू फ्री स्पीच ऑफ सिटीजंस का जो राइट है वो तो जाता ही है, इकोनॉमिक कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। तो जो टेलीकम्युनिकेशन बिल है 2022 का, जो कि बात करता है सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ की, वहीं पे सरकार को ताकत देता है इंटरनेट शटडाउन की। तो इंटरनेट शटडाउन से तो इकोनॉमिक नुकसान हो रहा है, तो ये बिल इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे प्रमोट कर रहा है? तो मतलब सरकार के इस बिल को यहां पे काफी क्वेश्चन किया जा रहा है। फिर यहां पे क्या बताया जा रहा है कि लर्निंग एंड रिकमेंडेशंस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन 2020 इन द अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड 2021 रिपोर्ट ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों के बारे में इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल में कोई बातचीत नहीं की गई। फिर अभी जो नियम कानून है, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017, इसमें जो कमियां हैं इसको भी इस इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल में रिजॉल्व नहीं किया गया। प्लस ओवरऑल सरकार और ताकत अपने पास यहां पे लाने की कोशिश कर रही है। तो ये सब चीजें क्या बताती हैं? ये सब चीजें ये बताती हैं भाई कि सरकार सर्वेलेंस को बढ़ा रही है, और ये सर्वेलेंस किसी भी प्रकार से ओवरऑल अगर आप देखो तो डाटा लोकलाइजेशन, मतलब ओवरऑल कह लो डाटा प्रोटेक्शन की फेवर में नहीं जाता, लोगों के फंडामेंटल राइट्स की फेवर में नहीं जाता। ये कहीं ना कहीं लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, सरकार को सर्वेलेंस की ताकत दे रहा है, ठीक है ना, एंड टू एंड इनक्रिप्शन को कमजोर कर रहा है, सोशल मीडिया कंपनीज की इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। ये सब बातें यहां लिखी हुई, ठीक है भाई। अगले आर्टिकल भाई थोड़ा लंबा होगा उस आर्टिकल का डिस्कशन। नेक्स्ट आर्टिकल है एज इंडिया एजेस कीपिंग एन आई ऑन द एल्डरली। देखिए डेमोग्राफिक पैटर्न्स की यहां पे बात की जा रही है। यूनाइटेड नेशंस आज मना रही है इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्संस 1 अक्टूबर को, ठीक है भाई। ओवरऑल अगर आप देखो तो यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स की एक रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022, जो कि ये बताती है कि किस प्रकार से जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो हो रहा है। दुनिया की पॉपुलेशन 2050 तक 16% दुनिया की पॉपुलेशन 65 साल से ज्यादा उम्र की होगी। मैं खुद ही उस समय तो 63 साल का हो जाऊंगा। मतलब 2050 तक अगर आप समझ लो तो दुनिया की आबादी का 16% लोग 65 साल से ज्यादा उम्र के होंगे। मतलब ओवरऑल जो अमाउंट ऑफ एल्डरली पर्सन होंगे पॉपुलेशन में वो बढ़ रहे होंगे, ठीक है भाई। इंडिया सबसे बड़ी आबादी होगी दुनिया की, और इंडिया के अंदर जो बूढ़े लोगों का प्रोपोर्शन होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा। अब ये बताया जाता है कि जो सारे बूढ़े लोग होते हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं सरकार या फिर यंग लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, और ये डिपेंडेंसी बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब से होगी, जैसे कि आई केयर सर्विस डिलीवरी। जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ओवरऑल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, इसके बारे में आगे बात होगी। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के हिसाब से 2050 तक ग्लोबल पॉपुलेशन होगी 970 करोड़, ठीक है ना। जो लोग 2050 तक 65 साल से ज्यादा होंगे वो 5 साल से कम जितने बच्चे हैं उसका दुगना होगा। तो 2050 तक दुनिया भर में 5 साल से कम जितने बच्चे हैं, अगर वो मान लो X हैं, तो उसके दुगने से ज्यादा होंगे वो लोग जो कि 65 साल से उम्र के ज्यादा के होंगे। मतलब डेथ रेट के घटने से और ओवरऑल बर्थ रेट के स्टेबलाइज होने के चलते जो यंग लॉट होगा वो कम होगा, जो बूढ़ा लॉट होगा उसके दुगने से ज्यादा होगा। मतलब 5 साल से कम के जितने बच्चे हैं उससे दुगने 65 साल से ज्यादा के बुढ़े होंगे। हालांकि एल्डरली 60 प्लस ही बोला जाता है, बट यहां पे 65 साल को ये बेंचमार्क लिया जा रहा है, ठीक है भाई। हम चाइना को बड़े आराम से इसी साल में या अगले साल में मोस्ट पॉपुलस कंट्री की तरह पास कर देंगे। इंडिया की एल्डरली पॉपुलेशन 2050 में 20% ऑफ द पॉपुलेशन होगी। मतलब 2050 तक आते आते 20% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विल बी एल्डरली। आप कह सकते हो 60 साल से ऊपर की होगी। और एल्डरलीज में बहुत प्रकार के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, डिसेबिलिटीज रिलेटिंग टू विजन, सुनाई नहीं पड़ रहा है, मोबिलिटी में प्रॉब्लम है। तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा, पब्लिक हेल्थ सिस्टम के ऊपर प्रेशर आएगा। हम अभी अपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम को हैंडल नहीं कर पा रहे जब हमारे नंबर ऑफ एल्डरली कम है, और 2050 तक तो नंबर ऑफ एल्डरली इंडिया की पॉपुलेशन का 20% होंगे। तो हमें कहीं ना कहीं अभी से इस चीज की तैयारी करनी है। अब इसमें आई केयर के ऊपर बड़ा फोकस किया जा रहा है। हैदराबाद ऑक्यूलर मॉर्बिडिटी इन द एल्डरली स्टडी, ये जो होम स्टडी है एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के द्वारा, इसने बहुत से सिस्टमैटिक रिपोर्ट्स निकाली ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेंटल हेल्थ, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी। उन लोगों के अंदर जो कि ओल्ड एज होम्स में रह रहे हैं हैदराबाद के अंदर, लगभग 1000 पार्टिसिपेंट्स को यहां पे स्टडी किया गया अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस के लिए। इस स्टडी में पता चला कि 30% एल्डरली को डिस्टेंस विजन लॉस है, दूर का नहीं दिखता। 50% एल्डरलीज को नियर विजन लॉस है, पास का नहीं दिखता, पास का चश्मा दूर का चश्मा, पता है ना।
ठीक है ना। 70% लोग एक ना एक असिस्टिव डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आंखों का हो सकता है, वो आपकी हियरिंग का हो सकता है, वो बोलने का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जब इंसान को डिसेबिलिटी आती है, खासकर विजन इंपेयरमेंट आता है, तो उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो जब एक इंसान का कॉन्फिडेंस गिर जाता है तो उसकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो अलग अलग हेल्थ फैक्टर्स को अगर हम एल्डरली लोगों को इंप्रूव कर सके, हम उनके वे ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, उनका विजन लॉस जाने से रोकने से, उनके हियरिंग लॉस को सुधारने से। हालांकि ये जो स्टडी है होम्स, ये बेसिकली एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट करवाई है, तो ऑब्वियस ही बात है ये विजन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो विजन के कम होने से ओवरऑल एक इंसान का कॉन्फिडेंस गिरता है। जब वो कॉन्फिडेंस गिरता है वो डिप्रेशन में जाता है, उसके एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमें इस पर्टिकुलर टेंडेंसी को अरेस्ट करना है, लोगों को और कॉन्फिडेंस देना है ताकि वो कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जिंदगी जी सके। और उसके लिए भले हम उनको असिस्टिव डिवाइस देना पड़े, साइट का, हियरिंग का, मोबिलिटी का, वो भी हमें उन्हें देना चाहिए। साथ साथ इन बूढ़े लोगों की मेंटल हेल्थ पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो ये सब बातें ओवरऑल बताई जा रही हैं। प्लस डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां, ये भी विजन इंपेयरमेंट लेके आ सकती है, तो इनको भी कम करने की जरूरत है। और ये आज से हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि आज के जवान ही कल के बूढ़े होंगे। तो ये सब बातें यहां पे बताई जा रही हैं। आई केयर के रिस्पेक्ट में कटिंग एज इमेज टेक्नोलॉजीज, टेली हेल्थ लाने की जरूरत है, पोर्टेबल डिवाइसेस, एप्स वगैरह लाने की जरूरत है। ओवरऑल वो पेशेंट्स जो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, ट्रेवल नहीं कर सकते इलाज के लिए, इलाज को उनके पास ले आया जाए। और इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, तो कहीं ना कहीं हमें तो इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा। तो ये सब बातें ओवरऑल बताई जा रही हैं सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज़ के लिए, इंडिया के एल्डरली के लिए। थोड़ा आई पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया गया, बट एक ब्रॉड आइडिया तो देखो आपको यहाँ पे मिल ही गया होगा कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है। फिर नेक्स्ट, नो डिस्क्रिमिनेशन। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग मेक्स इट ईजियर फॉर वुमेन टू गेट सेफ अबॉर्शन। देखिए क्या है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, कल के करंट अफेयर से मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि अगर एक अनमैरिड वुमन है तो वो 20 से 24 हफ्ते के बीच में भी अपने आप प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकती है, कोई उसको रोकेगा नहीं। एक्चुअली में डिसीजन आया कैसे, देखिए क्या है कि 20 से 24 हफ्ते, एक 23 हफ्ते प्रेग्नेंट वुमेन, सिंगल वुमेन थी, वो दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंची और दिल्ली हाईकोर्ट में जाके उसने ओवरऑल डिवोर्स मांगा। मैंने इस पर्टिकुलर न्यूज को करंट अफेयर्स में भी कवर किया था। तो ये जो 25 वर्षीय वुमेन थी, इससे दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि भाई आपको इतनी देर क्यों लग गई अबॉर्शन डिसाइड करने में। तो इस वुमन ने बोला कि पहले मैं जिस आदमी से प्यार करती थी, मैंने उससे शादी नहीं की है, उससे मैं यहाँ पे प्रेग्नेंट हुई हूँ, वो मेरे साथ था, अब एकदम से वो मुझे छोड़ के चला गया है। तो चूंकि वो मुझे छोड़ के चला गया है तो मेरे पास यहाँ पे कोई सहारा नहीं है, मैं इस बच्चे या बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाऊंगी, तो मैं इसको गिराना चाहती हूँ। दिल्ली हाईकोर्ट ने पलट के उस लेडी से बोला कि आपको बच्चे या बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है, बच्चा पैदा होने दीजिए, हम स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर से खर्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे, लेकिन आप अपने मिसमैनेजमेंट के चलते, अपने गलत डिसीजन के चलते एक जान को मार नहीं सकती। क्या होता है ना कि जब बच्चा 20 से 24 हफ्ते का हो जाता है एक माँ के पेट में, तो उसके अंदर ठीक ठाक जान आ जाती है। उस समय पे अबॉर्शन करवाना एक हेल्दी बच्चे को मारने के बराबर है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां पे इल्जाम इस 25 साल की औरत पे डाला कि आपके मिसमैनेजमेंट के चलते आप अपने पर्सनल लाइफ में अपने पर्सनल रिलेशंस को मिसमैनेज कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, उसके चलते एक गूढ़ हत्या आप कर रहे हो, एक 20 से 24 साल के फीटस को आप मार रहे हो, वो भी तो जान है, उसको मारने को आपका क्या अधिकार है। तो बच्चा पैदा करो, तुम भले मत पालो, हम किसी स्टेट एजेंसी को दे देंगे पालने के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। ये लेडी चली गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि भैया सिंगल वुमेन को यहां पे बच्चा गिराने का अधिकार है। 20 से 24 हफ्ते के बीच में भी अगर एक लेडी को लगता है कि नहीं भाई उसका सही नहीं, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, उसको ऐसा लगता है कि उसके चेंज इन सर्कमस्टांसेस हुए तो बच्चा गिरा सकती है। मतलब पहले एक आदमी था जो कि उससे बोला था तुमसे शादी करूंगा, बच्चे को पालूंगा, वो अगर उसको छोड़ के चला जाता है एन मोमेंट पे, तो इसको भी चेंज इन सर्कमस्टांस ही माना जाएगा। प्लस साथ साथ यहां पे सुप्रीम कोर्ट ये भी बोल रहा है कि अगर बच्चा मैरिटल रेप के थ्रू हुआ है, वैसे मैरिटल रेप नाम का कोई भी कंसेप्ट है नहीं। क्लॉज 2 एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 साफ साफ बोलता है कि मैरिटल रेप जैसी कोई चीज नहीं है। हालांकि रिसेंटली डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने बोल दिया कि मैरिटल रेप सही नहीं है, बट अभी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट अलग से बेंच हियर कर रही है। अगर मैरिटल रेप के अंदर भी हस्बैंड एक वाइफ के ऊपर अपने आप को फोर्स करता है, उससे प्रेगनेंसी होती है और उस प्रेगनेंसी में बच्चे को गिराना चाहती है वाइफ, तो वो गिरा सकती है। तो 20 से 24 हफ्ते के टाइम पीरियड में चाहे मैरिड वुमेन हो चाहे अनमैरिड वुमेन हो, अगर वो बच्चा गिराना चाहती है तो बच्चा गिरा सकती है। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स को यहां पे निगलेक्ट कर दिया, रिफ्यूट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने।
दिल्ली हाईकोर्ट का जो प्रेमाइस था ना कि भाई जो बच्चा है 20 से 24 हफ्ते का वो भी एक जान है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। तो अगर 24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी है और 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आपको सेफ बता रहे हैं अबॉर्शन, तो आप अबॉर्शन यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं। तो चाहे मैरिड हो चाहे सिंगल हो, ठीक है ना, ओवरऑल आप अबॉर्शन कंडक्ट करवा सकते हो 24 हफ्ते तक। 24 हफ्ते के बाद क्या है ना कि अबॉर्शन काफ़ी अनसेफ हो जाता है, तो उस कंटेक्स्ट में 24 हफ्ते के बाद तो अबॉर्शन मेडिकल कंडीशन या फीटल एबनॉर्मलिटी की वजह से ही हो सकता है। 24 हफ्ते तक एक सिंगल वुमेन भी अगर अबॉर्शन कराना चाहेगी तो उससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं किए जाएंगे। आ जाते हैं अपने फाइनल आर्टिकल पे, प्ले टाइम। गुजरात डिड वेल टू ऑर्गेनाइज द नेशनल गेम्स एट अ शॉर्ट टाइम। देखिए 36वें नेशनल गेम्स को गुजरात के 6 शहरों में कंडक्ट कराया जा रहा है, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत, भावनगर और राजकोट। स्पोर्ट्स के इस्तेमाल से गुजरात जैसे स्टेट में ओवरऑल एक अच्छे मैनेजमेंट को, देखिए जब भी कोई स्पोर्ट ऑर्गेनाइज करता है तो स्पोर्ट को तो पुश मिलता ही है, साथ साथ लोकल जो इकोनॉमी उसको भी पुश मिलता है। टूरिज्म को लोग क्यों प्रमोट करते हैं, इंडिया क्यों चाहता है, मोदी जी क्यों बोल रहे हैं कि फॉरेन टूरिस्ट इंडिया के अंदर आए, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट जब इंडिया के अंदर आएंगे तो इंडिया की इकोनॉमी में पैसा खर्च करेंगे, इंडिया के मार्केट से चीजें खरीदेंगे, लोकल इकोनॉमी को पुश मिलेगा, होटल वगैरह की बुकिंग बढ़ेगी। सेम चीज फॉर दीज नेशनल गेम्स। 6 शहरों में नेशनल गेम्स कराए गए तो इंडिया भर से एथलीट्स पहुंचेंगे गुजरात के इन 6 शहरों में, ठीक है। और ओवरऑल जो होटल इंडस्ट्री है उसको पुश मिलेगा, लोकल इकोनॉमी को पुश मिलेगा। इन नेशनल गेम्स को देखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आएंगे तो लोकल इकोनॉमी को पुश मिलेगा। समझ गए बात को। 2017 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कंडक्ट करवाई थी 3 महीनों में, किसने, ओडिशा ने। वहां पे ओडिशा ने एक बेंचमार्क सेट किया था, उसी एक प्रकार का बेंचमार्क गुजरात यहां पे सेटअप करने की कोशिश कर रहा है। 3 महीने के टाइम पीरियड में एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट को गुजरात यहां पे होस्ट कर रहा है। ये होस्टिंग गोवा नहीं कर पाया था, गोवा में पहले एक एडिशन प्लान था और गोवा ने कई बार इस एडिशन को पोस्टपोन किया और फाइनली गोवा यहां पे कंडक्ट नहीं करवा पाए नेशनल गेम्स। लेकिन गुजरात ने एक बेंचमार्क सेटअप किया है 3 महीने के अंदर अंदर इस प्रकार के एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट को कंडक्ट करके। इसमें एक मदद ये भी मिल गई होगी कि गुजरात में जो राज्य की सरकार है और केंद्र में जो सरकार है वो दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के, तो एक सिंक्रोनाइजेशन हो गया होगा, यहाँ पे केंद्र की तरफ से यहाँ पे सपोर्ट मिल गया होगा, ये सब चीजें भी हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि है गुजरात के अंदर, आप कह सकते हैं अहमदाबाद के अंदर, ये बिगेस्ट क्रिकेट वेन्यू है, 1 लाख से ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की। तो यहाँ पे एक स्पेक्टेकुलर ओपनिंग सेरेमनी हुई है नेशनल गेम्स की अहमदाबाद के अंदर। एक लाइट एंड साउंड शो हुआ, इसमें गुजरात के रिच कल्चरल हेरिटेज को डिस्प्ले किया गया। यहाँ पे कंट्री के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को भी डिस्प्ले किया गया और ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे पूरा का पूरा ये प्रोग्राम हुआ। और इस प्रोग्राम को होस्ट किसने किया, दूरदर्शन ने। बेसिकली दूरदर्शन इसका लाइव कवरेज कर रहा था। ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी में इंडिया ने क्या ओवरऑल अचीव किया इसको भी यहाँ पे ओवरऑल स्लाइड शो में दिखाया गया और इंडिया की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ओवरऑल पूरी प्रिपरेशन को यहाँ पे दिखाया गया। ओवरऑल हो सकता है कि इंडिया यहाँ पे अपने आप को एक पोटेंशियल वेन्यू की तरफ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कल की डेट में अगर इंडिया को मौका मिलता है ओलंपिक गेम को होस्ट करने का तो हम वो काबिलियत भी रखते हैं। इन गेम्स में लगभग 36 टीम्स के 8000 से ज्यादा एथलीट्स आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। 35 अलग अलग स्पोर्टिंग कैटेगरीज है, ठीक है ना। गुजरात ने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यहां पे इन गेम्स को ऑर्गेनाइज किया। ऐसा नहीं है कि गुजरात ने इन गेम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए नए स्टेडियम बनाने शुरू कर दिए। जो पहले से स्टेडियम्स थे उनके अंदर कुछ रीमेकिंग की है ओवरऑल सरकार ने और यहां पे एग्जिस्टिंग वेन्यूज को तैयार किया है इस पर्टिकुलर नेशनल गेम्स को होस्ट करने के लिए। कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक्सपो सेंटर है, जैसे प्रगति मैदान एक एक्सपो सेंटर है, वहां पे इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ऐसे स्टैंडर्ड एक्सपोर्ट सेंसर्स को इंडोर स्पेस फैसिलिटी में बदल दिया गया। ओके, एक नया गेम्स विलेज यहां पे गुजरात की सरकार ने नहीं बनाया, क्योंकि जब गेम्स विलेज बनता है तो सारे एथलीट्स वहां पे रुकते हैं। गुजरात के इन शहरों में जो होटल्स हैं उन होटल्स में एथलीट्स को ठहराया गया। तो इससे क्या हुआ कि जो होटल इंडस्ट्री है उसको पुश मिला। होटल में एथलीट्स रुकेंगे तो ऑब्वियस सी बात है रुकने का खर्चा वगैरह जो भी होगा, जो भी उठाएगा तो पैसा किसको जाएगा, होटल को जाएगा। तो होटल इंडस्ट्री प्रोलिफरेट करेगी तो होटल की स्टेट इंडस्ट्री को यहाँ पे एक पुश मिलेगा। नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं। जो एग्जिस्टिंग स्टेडियम्स है गुजरात के इन शहरों में उनको यहाँ पे रीऑर्गेनाइज किया गया, तो एक तो उनकी रिफर्बिशिंग हो गई, प्रॉपर तरीके से तैयार हो गया।
फिर एक रीचेकिंग हो गई कि हाँ भाई हम यहाँ पे इतने बड़े स्केल पे ये इवेंट्स होस्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कम समय में गुजरात ने अपने आप को एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट को होस्ट करने की कैपेबिलिटी दिखाई है। तो इस कैपेबिलिटी की बेसिस पे शायद एक समय पे हम ओलंपिक गेम्स भी होस्ट कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अच्छा, कुछ और चीज़ें, लाहौर में 1924 में पहली बार इंडियन ओलंपिक गेम्स हुए थे। इंडिपेंडेंस के बाद इनको नाम कर दिया गया नेशनल गेम्स। 98th ईयर चल रहा है इनका, और अब भी उतने 1924 में शुरू हुए थे, 2022 से तो 98 साल हो गए। इन मल्टी डिसिप्लिन गेम्स में लोकल लेवल पे जो प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल स्टेचर के प्लेयर्स जैसे मीराबाई चानू, शिव थापा के साथ कंपीट करेंगे। तो वही बात कि भाई गुजरात ओवरऑल जिस प्रकार से इन गेम्स को होस्ट कर रहा है, कल की डेट में शायद हम ओलंपिक्स भी होस्ट कर पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नॉर्मल अगर सैटरडे की वीडियोस इतनी लंबी होती नहीं है, बट आज की वीडियो में ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन थी तो 50 मिनट की हो गई है। आई होप आपको पसंद आई हो, कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला हो। जो भी आपके कमेंट्स हैं, व्यू पॉइंट्स हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हैव अ ग्रेट डिफरेंस, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते रहिए।